हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं एसएसटी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। और यहाँ पर अभी हम 2021 के पेपर को देख रहे हैं। पीवाईक्यूज हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो है 2021 का। प्रीवियस ईयर की हम ऑलरेडी वीडियोस और भी ज़्यादा हम डिस्कस कर चुके हैं एसएसटी पेपर 2 के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप कनेक्ट करेंगे, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारी वीडियोस हैं। हाँ, हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वो 136 से हम डिस्कस करेंगे 150 तक के क्वेश्चंस को। इससे पहले के क्वेश्चन हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। भाई मैंने इस पेपर को 3 वीडियो में डिस्कस किया, यानी कि 2021 का जो पेपर है उसको मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को 3 वीडियोस में डिस्कस किया है। ये पार्ट नंबर 3 है, यानी कि थर्ड वीडियो है। तो भाई देखो, एक पार्ट में नहीं कवर अप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एसएसटी के, क्योंकि आपको पता है 60 क्वेश्चंस होते हैं। अब 60 क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है कि खाली पढ़ लेने हैं और आपको आंसर बता देना है, इनको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। काफी लोग कमेंट कर रहे थे भाई, कुछ लोग, कि भाई सर आप अलग अलग वीडियोस में क्यों बता रहे हो। भाई 30 मिनट 40 मिनट की एक वीडियो बनती है तो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि 2 पार्ट्स में उसको एक्सप्लेन करना बेटर होगा। तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 136 के साथ। प्रीवियस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? इन विच ईयर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया? 1950 में, 52 में, 45 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 का अभिष्ट उत्तर रहेगा। क्या पूछा गया था हमसे? समुदाय विकास कार्यक्रम। अब समुदाय विकास कार्यक्रम में क्या होता है भाई? ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं समुदाय के संबंध में। समुदाय यानी कि जो भी आपकी सोसाइटी है, जहां भी आप रहते हैं, जिस समुदाय में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उसके विकास के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाता है जिसको बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये 1952 में स्टार्ट किया गया था, 1952 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था भारत के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137। वर्तमान में वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। 137 इसमें पूछा गया, एट प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एग्जिस्ट इन। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहां पर है, जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र, कहां मौजूद है? अमेरिका में है, चीन में है, यूनाइटेड किंगडम में है, या सऊदी अरेबिया में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका अभिष्ट उत्तर है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड में जो है संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है। अब इसमें क्या होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या होता है? देखो, जहां पर राजा जो है मुखिया होता है। राजा जो है किसी भी देश का, स्टेट भी बोल देते हैं, देश का, स्टेट का क्या होगा भाई? मुखिया होगा राजा। ठीक है, और लेकिन उसकी शक्तियां जो होंगी ना, जो संपूर्ण शक्तियां होंगी, वो किसके द्वारा संचालित की जाती है? संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा संचालित की जाती है। देखो पहले क्या होता था, राजा और प्रजातंत्र होता था ना। एक राजा होता था और उसकी पूरी क्या होती है, उसके अंडर में क्या आती थी? सारी प्रजा आती थी। तो राजा का जो एक आपका ऑर्डर होता है, वो क्या होता था? बिल्कुल फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर होता था, कि सबको उसको फॉलो करना पड़ता था, प्रजा को उसको मानना ही पड़ता था, राजा ने कोई भी आदेश दिया है तो। लेकिन यहाँ क्या है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बोल रहे हैं, यहाँ पर राजतंत्र तो है किस प्रकार का, कि यहाँ पर राजा बनते हैं, लेकिन जो पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है इन्हें, कि मतलब सारी चीजें ये अपने मुताबिक नहीं कर सकते, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, संविधान जो बनाया गया है और जो उसकी संविधान की शाखाएं बनाई गई हैं, तो उसमें सारी शक्तियां होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जिन कंट्रीज में है, जो है जैसे कि हमारे पास यूनाइटेड किंगडम है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। राजतंत्र तो है लेकिन संविधान के मुताबिक चलना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है कि राजा ने एक बार जो चीज बोल दी वो चीज करनी करनी है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 138 क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट पॉसेस द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, या फिर यूएसए हो गया? तो देखो यहाँ पर ब्रिटेन जो है, इसके पास में जो है लिखित संविधान नहीं है। अब लिखित संविधान का मतलब आप क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, कि कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, लिखित डॉक्यूमेंट यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसमें सारे की सारी चीजें
सारा संविधान एक साथ लिख दिया गया हो। जैसे भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारे आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशंस, जितनी सारी चीजें, अमेंडमेंट एक्ट, संशोधित अधिनियम, सारी चीजें आपको किस में मिल जाएंगी, लिखित फॉर्मेट में एक ही जगह मिल जाएंगी। लेकिन ब्रिटेन का एक ऐसा संविधान है जिसमें कोई भी एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, संविधान तो है वहां पर लेकिन अलग अलग शाखाओं में बिखरा हुआ संविधान है, एक जगह पर एकत्रित नहीं है। वही यहाँ पर पूछा गया था कि लिखित संविधान जो नहीं है। अब इस प्रकार के कितने कंट्री हैं भाई, 5 कंट्री हैं इस प्रकार के, आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी डाल सकता है यहाँ पर। तो कौन कौन से 5 कंट्री है भाई, देखो इसमें कनाडा भी आता है, कनाडा के पास भी नहीं है। दूसरा इजराइल जो है उसके पास भी नहीं है। तीसरा है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के पास भी रिटर्न नहीं है भाई, डॉक्यूमेंट नहीं है, रिटर्न डॉक्यूमेंट में पूरा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसके अलावा एक और कंट्री आता है, ब्रिटेन तो हो गया, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो भाई ये कितने कंट्री हो गए, 5 कंट्री हो गए जिसमें लिखित संविधान वाला जो प्रावधान नहीं है इन कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती है द हेड ऑफ द स्टेट अंडर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंजॉयज संपूर्ण शक्तियां, नाम मात्र की शक्तियां, सीमित शक्तियां या इनमें से कोई नहीं। कहने का क्या मतलब है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो उसके पास क्या पावर होती हैं, क्या उसके पास संपूर्ण पावर होती हैं या नाम मात्र की होती हैं या फिर कुछ ही पावर होती हैं। तो देखो नॉमिनल पावर होती हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो जो हमारे जैसे हमारे भारत देश में राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति जो हैं वो क्या है भाई, सर्वोच्च है भाई, सबसे उच्च स्थान माना जाता है राष्ट्रपति का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो पावर की जब बात आती है तो संपूर्ण पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है, केवल यहाँ पर नाम मात्र की पावर होती है। संपूर्ण पावर किसके पास आ जाती है भाई, यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में संपूर्ण पावर आ जाती है पीएम के पास में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास में आ जाती है। एब्सोल्यूट पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास में। नॉमिनल नाम मात्र की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के, लेकिन पद क्या है, प्रेसिडेंट का बड़ा है प्राइम मिनिस्टर से, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। उत्तराखंड टेट के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को करा चुका हूं, उसमें खास बात आप लोगों ने अगर नोटिस करी हो, अगर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके रिपीट होने के चांसेस उसी पेपर में बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको सीडीपी में कई बार बताया, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हमने देखे हैं, कि अगर सपोज करो आपसे समावेशी शिक्षा से कोई प्रश्न पूछा गया है, तो एक प्रश्न पूछ लिया आपसे, नेक्स्ट फिर दोबारा से दूसरा प्रश्न भी समावेशी शिक्षा से आ जाएगा। ठीक है, रिपीट कर देते हैं, मतलब एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चंस पूछ लेंगे, दोबारा से फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन डिसेबिलिटी का पूछ लेंगे, चौथा क्वेश्चन भी फिर डिसेबिलिटी का पूछ लेंगे। तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं। जैसे अभी संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई है, 139 क्वेश्चन जो आपने देखा, देखो संसदात्मक शासन व्यवस्था, ये आ गया क्वेश्चन, इसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट ही पूछ लिया। तो इस तरीके की चीजें उत्तराखंड टेट के पेपर में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए मैं आपको जोर देकर कहता हूं कि जो मुख्य टॉपिक है उनको बहुत अच्छे से तैयार करें, जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि अगर आपका उस पढ़े हुए में से क्वेश्चन आया तो हो सकता है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार क्वेश्चन भी आपको सेम टॉपिक से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट अंडर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आर प्रेसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर या फिर द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर पूछा गया संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन करता है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 140 के लिए, प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता पीएम के पास में होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 141, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नजरबंद किया गया है तो निम्न में से न्यायालय के किस आदेश को दिया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण या अधिकार प्रक्षा। यहाँ पर सारे इंग्लिश में लिखे गए हैं। आपसे केवल ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन, तो इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है, हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में इसको कॉल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 142, निम्न में से कौन सा अधिकार गैर भारतीय द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति दूसरे राज्य नहीं बोलेंगे, दूसरे देश का अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में आता है तो वो कौन सा अधिकार उसके पास हो सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि वाक स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, शांतिपूर्वक और
और सम्मेलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि कौन सा राइट उस व्यक्ति के पास होगा जो भारत का एक प्रकार से नागरिक नहीं है, बाहर से आया है, फॉरेनर आप उसे बोल सकते हो, तो उसके पास किस प्रकार के अधिकार होगा? इसके पास जो ऑप्शन नंबर बी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार उस व्यक्ति के पास मौजूद है। कि कानून जो है बाहर से आने वाले व्यक्ति को भी उसी प्रकार से देखेगा जो भारत का नागरिक को जिस प्रकार से देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, अब देखिए भारतीय संसद का गठन किस प्रकार से होता है? द पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो ये देखो पार्लियामेंट्री वाले प्रेसिडेंट वाला आप टॉपिक मिस नहीं करेंगे, कहोगे तो मैं इससे रिलेटेड थ्योरी चैप्टर ड्रॉप कर दूंगा आप लोगों के लिए। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पीएम वाला एक चैप्टर नहीं मिस करना। लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। पार्लियामेंट में कितने मेंबर होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी सरकार किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो कितने मेंबर राज्यसभा में होते हैं, कितने मेंबर लोकसभा में होते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। भाई देखो भारतीय संसद का गठन होता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा द्वारा, केवल राष्ट्रपति और लोकसभा द्वारा, या केवल राष्ट्रपति और राज्यसभा द्वारा। तो दोनों ऑप्शन तो नीचे खत्म हो गए। राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। देखो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है। तो इन तीनों के गठन के द्वारा ही संसद बनता है। अब इसमें जो राष्ट्रपति के पास में जो पावर होती है कि वे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं, इनको कभी भी बुला सकते हैं, इनको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये भाई पावर होती है संसद में। संसद को बुलाने और स्थगित करने के लिए लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में यहाँ पर मौजूद होता है कि लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। दोनों जो सभा है इनको कभी भी बुला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के माध्यम से बता रहा हूं। इन विच ईयर राष्ट्रीय महिला आयोग वाज फाउंडेड? 91 में, 92 में, 93 में या फिर 94 में? तो राइट आंसर है 144 के लिए ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। और कौन सी डेट है, अगर आपसे डेट पूछ लिया जाए तो जनवरी 31 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। किसके अंडर स्टैब्लिश किया गया था? देखो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992, जनवरी 31 1992। और किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यानी कि किसने इसको स्टैब्लिश किया था? तो ये किया था भाई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट। इस संगठन के द्वारा ये नियम राष्ट्रीय महिला आयोग जो है फाउंड किया गया था। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से ईयर में हुआ था? 192। किसने किया था? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट के द्वारा ये चीज आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 145, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वुमेन आर प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा सा एग्जांपल है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर है 145 के लिए। 73वें अमेंडमेंट एक्ट में इस नियम को लेके आया गया जिसके तहत पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो ये मैंने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन को कराया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और ये देखो 2021 के पेपर में ये पूछा भी गया है जो अभी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है 146 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? Who is able to appoint the ad hoc जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? अब आपको पता होना चाहिए कि एडहॉक जज कौन होते हैं। देखो एडहॉक जज वो जज होते हैं जिनको स्पेशल केस दिए जाते हैं, बिल्कुल स्पेशल और बहुत बड़े बड़े केसेस जिनको दिए जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एडहॉक जजेस बोलते हैं। और ये इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से या
विधि मंत्री द्वारा या लॉ मिनिस्टर द्वारा। तो जो एडहॉक जजेस होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करता है, किसकी मशवरे से? जो पुराने हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी मदद से, उनकी सहमति के साथ में। तो 146 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये मैंने आपको बता दिया एडहॉक जजेस कौन होते हैं, जो स्पेशल केसेस के लिए लेके आए जाते हैं। ये कोई साधारण केस डील नहीं करते हैं एडहॉक जजेस जो होते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के और जो हाई फाई केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, उनको डील करते हैं। अब इनके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो ये एडहॉक जजेस हैं, इसको ध्यान रखो, ये स्पेशल जज होते हैं। सबसे पहले ये विशिष्ट प्रकार के जज की श्रेणी में आते हैं, काफी उच्च श्रेणी में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको क्या कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है। और दूसरा, ये कौन से आर्टिकल में इनके बारे में लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया सकता है आप लोगों से। 127 आर्टिकल में एडहॉक जजेस के बारे में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, तो इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 147, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अगर ए प्रोक्लेमेशन ऑफ emergency must be placed before the parliament for its approval within 1 month, 2 month, 6 month या फिर 1 ईयर। पूछा जा रहा है आपातकाल की घोषणा जो है संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत की जाती है, यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपको प्रस्तुत करना होता है। अगर जो भी आपको इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अगर रखना है पार्लियामेंट के सामने, तो विद इन 1 मंथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 148, इंदिरा साहनी विवाद या इंदिरा साहनी वाद 1992 किससे संबंधित है? जो इंदिरा साहनी केस है वो किस चीज से संबंधित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये काफी हाईलाइटेड केस रहा है इंदिरा साहनी केस 1992। और ये देखे अदर बैकवर्ड, जितनी भी ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट जो है, उसके आरक्षण के लिए इसमें बात की गई थी। जो इंदिरा साहनी केस है, तो वो इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन चला था। यूनियन यानी कि मतलब जो सरकार है, केंद्र सरकार के विरुद्ध जो चला था भाई। दो जो केसेस होते हैं जो दो पक्षों में तो चलते हैं ना, तो एक इंदिरा साहनी थी एक तरफ, तो दूसरी तरफ कौन थी? केंद्र सरकार थी। तो उन ये केस चला था। अब इस केस में क्या बात की गई थी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए किसकी बात की? आरक्षण की बात की गई थी, ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। तो ये काफी हाईलाइटेड रहा था। दूसरी बात, इस केस में जो डिसीजन आया था वो ये आया था कि यहाँ पर ये बात करी जा रही थी कि एक बार जब अपॉइंट हो जाता है कोई भी, अच्छा वो किस कैटेगरी से है, सपोज वो ओबीसी कैटेगरी से है, सरकारी नौकरी ले ली है एक व्यक्ति ने ओबीसी कैटेगरी से, तो उसे इस कैटेगरी का लाभ मिल गया। अब वो ये केस ये कह रहा था कि इस कैटेगरी के लाभ के साथ साथ जब उस व्यक्ति की पदोन्नति होगी, यानी कि जब उसका प्रमोशन होगा, तो उसमें भी उसको ओबीसी का फायदा, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ऐसा सरकार ने नहीं कहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है इस केस में। इस केस में बोला गया कि अगर एक व्यक्ति को एक बार उसकी नियुक्ति के समय पर आरक्षण मिल गया, तो उसके बाद जब उसकी पदोन्नति होगी, यानी कि जब उसके प्रमोशन होगा, उस समय पर उसको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं चलेगा, आपके अपॉइंटमेंट नियुक्तियों में आरक्षण चल जाएगा जब प्रथम बार आपकी नियुक्ति हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये बात किसने कही है? सोशल स्टडीज के बारे में आपसे पूछा गया है कि इंटर रिलेशन, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड सोशल, ये किसने बोला है? मिकेल ने बोला है, हेमिंग ने बोला है, फॉरेस्टर ने बोला है, या नन ऑफ द अबव? तो ये चीज बोली गई है भाई, राइट आंसर है बी, हेमिंग के द्वारा ये चीज बोली गई है। कि हेमिंग ने क्या बोला? सामाजिक अध्ययन क्या है भाई? ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, हेमिंग के द्वारा एक चीज कही गई है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भाई इस वीडियो का, निम्न में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेम्पररी मेथड इज एप्लीकेबल फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ सोशल स्टडीज? देखो, विचार विमर्श विधि को लगाया गया है सामाजिक अध्ययन में, जी हाँ। समस्या समाधान विधि को उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। प्रयोगशाला विधि का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल। तो ये सारी की सारी कॉन्टेम्पररी विधि, जिसको हम बोलते हैं क्या? आधुनिक विधि, सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए उपयुक्त की जाती है, जिसमें डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श का भी उपयोग किया जाता है, समस्या समाधान का भी उपयोग किया जाता है, और लेबोरेटरी मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका अभिष्ट उत्तर है। तो ये थे भाई हमारे क्वेश्चंस, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये पार्ट नंबर 3 था, जिसमें हमने PYQ देखे 2021 के। इस
21 वाले पेपर के प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं इस वीडियो से पहले, यानी कि 136 से अभी हमने डिस्कस किया है, तो 136 से प्रीवियस जितने भी हमने 45 क्वेश्चन और डिस्कस किए हैं, तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, साथ साथ ऊपर आई सेक्शन में भी लगा दूंगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ही कर दो भाई। और अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, काफी सारे नोट्स और पीडीएफ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ जो टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप लिंक पर क्लिक करेंगे। मिनिमम चार्जेस है 299, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे वहां पर। जितना मैं कवर करा लूंगा एग्जाम्स तक, सारा मटेरियल आपको, स्टडी मटेरियल उस ग्रुप में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी यूजफुल रहेगा आप सभी लोगों के लिए। मिलेंगे एक और नई वीडियो में जिसमें मॉक टेस्ट के साथ में आप सब लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।